दोस्तों, अगर आप कारों के शौकीन हैं तो आप फोर्ड का नाम सुनकर एक्साइटेड हो जाते होंगे। इकोस्पोर्ट की मजबूत बॉडी, एंडेवर की रोड प्रेजेंस, फीगो की ड्राइविंग फील, फोर्ड ने भारतीय बाजार में एक ऐसी पहचान बनाई थी जो प्रीमियम और भरोसेमंद दोनों लगती थी। लेकिन सवाल यह है कि इतनी शानदार पहचान के बावजूद ब्रांड कैसे गिर गया? चलिए इस वीडियो में जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं भारतीय कंज्यूमर की मानसिकता की। भारत में लोगों की पहली प्राथमिकता होती है कीमत और माइलेज। लोगों के दिमाग में हमेशा यह चलता रहता है कि कम पैसे में ज्यादा फायदा मिले। इसके साथ ही खरीदार यह भी सोचते हैं कि कार कितने साल बिना बड़ी समस्या के चल सकती है, उसका मेंटेनेंस कितना आसान होगा और फ्यूचर में उसकी रीसेल वैल्यू कैसी रहेगी। भारतीय कंज्यूमर बेहद सोच समझकर निर्णय लेते हैं और उनके लिए कार केवल एक शौक नहीं बल्कि परिवार के लिए एक भरोसेमंद इन्वेस्टमेंट होती है। लेकिन फोर्ड ने शुरुआती दौर में भारत को वही इंटरनेशनल मॉडल दिए जो न तो कीमत में कॉम्पिटिटिव थे न माइलेज के मामले में। इन गाड़ियों को भारत की सड़कों और भारतीय लाइफस्टाइल के हिसाब से पूरी तरह ट्यून नहीं किया गया था। भारतीय ग्राहक जहां हल्की, ज्यादा माइलेज देने वाली और किफायती कारें पसंद करते थे, वहीं फोर्ड की शुरुआती गाड़ियां थोड़ी भारी, महंगी और नॉर्मल इंडियन बजट से थोड़ी बाहर नजर आती थी। इससे शुरुआती छवि प्रभावित हुई और सबसे बड़ी बात, उनमें उन लोकल फीचर्स की कमी थी जो भारत में बहुत महत्व रखते हैं, जैसे कि रियर पावर विंडोज और कम मेंटेनेंस वाली इंजीनियरिंग। कई बार भारतीय खरीदार उन फीचर्स को भी इम्पोर्टेंस देते हैं जो शायद विदेशों में उतने इम्पोर्टेंट ना हो, जैसे गर्मी में बेहतर एसी परफॉर्मेंस, खराब रास्तों के लिए मजबूत सस्पेंशन, किफायती पार्ट्स और छोटी छोटी यूजफुल यूटिलिटीज। फोर्ड इन अपेक्षाओं को पूरी तरह समझने में थोड़ी देर कर गई। परिणाम स्वरूप ग्राहक उन कंपनियों की तरफ शिफ्ट होने लगे जो उनकी जरूरतों और बजट को बेहतर समझ रही थी। इसके अलावा फोर्ड की शुरुआती गाड़ियों की सर्विसिंग कॉस्ट भी ज्यादा थी। एक आम भारतीय ग्राहक जब सर्विस स्टेशन जाता था और बिल देखता था तो उसके दिमाग में तुरंत यह बात आती थी कि खर्च उम्मीद से कहीं ज्यादा है। कई बार यह भी होता था कि छोटे छोटे रिपेयर पर भी बड़ा बिल बन जाता था, जिससे ग्राहकों को यह महसूस होने लगता था कि कार की नियमित देखभाल भी काफी महंगी पड़ सकती है। यही नहीं, लोग ये सोचने लगते थे कि भविष्य में अगर कोई बड़ी खराबी आई तो खर्च और भी बढ़ जाएगा, जो उनके मंथली बजट को बिगाड़ सकता है। इस तरह का डर ग्राहकों के मन में धीरे धीरे गहराता गया और ब्रांड के प्रति उनका भरोसा कम होने लगा। जब ग्राहकों को यह महसूस होने लगे कि ब्रांड महंगा पड़ रहा है तो वो धीरे धीरे दूरी बनाना शुरू कर देते हैं। फिर आता है सेगमेंट का चुनाव। भारत में छोटी कारें हमेशा टॉप पर रही हैं। मारुति की आल्टो हो, वैगन आर हो, ह्यूंडई की i10 हो, ऐसी गाड़ियां हर गली में नजर आती थीं। इन्हें लोग इसलिए पसंद करते थे क्योंकि वे किफायती थीं, माइलेज अच्छा देती थीं, शहर की ट्रैफिक में आसानी से चल जाती थीं और उनकी सर्विसिंग भी बेहद सरल और सस्ती थी। इस सेगमेंट में ग्राहकों के पास विकल्पों की भरमार थी और यही वह जगह थी जहां से भारत में किसी भी ब्रांड की असली पहचान बननी शुरू होती है। लेकिन फोर्ड ने उन सेगमेंट्स पर फोकस कम किया जहां सबसे ज्यादा खरीदार थे। उन्होंने कुछ शानदार कारें जरूर उतारी, जैसे फीगो, जो ड्राइविंग फील और बिल्ड क्वालिटी के मामले में वाकई बेहतरीन थी। लेकिन मार्केट में पहले से मौजूद कंपटीशन के सामने फोर्ड को वही एज नहीं मिल सकी। मारुति और ह्यूंडई लगातार अपडेटेड मॉडल, बेहतर माइलेज, ज्यादा फीचर्स और कम मेंटेनेंस के दम पर इस सेगमेंट पर अपना दबदबा बनाए हुए थे। वहीं फोर्ड की कोशिशें अच्छी होने के बावजूद उतनी इफेक्टिव नहीं थी कि वे इन प्लेयर्स को चुनौती दे पाती। इतना ही नहीं, छोटे कार सेगमेंट में मार्केटिंग और प्राइसिंग भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मारुति और ह्यूंडई का ब्रांड भरोसा इतना मजबूत था कि नए ग्राहक आसानी से उनकी तरफ खिंच जाते थे। फोर्ड की कारें तकनीकी तौर पर मजबूत थीं, लेकिन आम ग्राहक को लगा कि वे थोड़ी महंगी हैं, जबकि इस सेगमेंट में लोग सबसे पहले बजट और वैल्यू फॉर मनी देखते हैं। यही वजह थी कि फोर्ड इस भीड़भाड़ वाले सेगमेंट में उतनी पकड़ नहीं बना पाई जितनी बनानी चाहिए थी। इसके अलावा फोर्ड ने भारत में 2 बड़े मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाए, एक चेन्नई में और दूसरा गुजरात के सानंद में। इन दोनों की क्षमता लगभग 4,40,000 गाड़ियों की थी। यह क्षमता मारुति जैसी कंपनी भी सोच समझकर ही लगाती। लेकिन फोर्ड की गाड़ियां उतनी नहीं बिकी जितनी क्षमता बनाई गई थी। फैक्ट्रियां आधी से भी कम क्षमता पर चल रही थी। यह किसी भी कंपनी के लिए आर्थिक रूप से भारी पड़ता है। इसे ऐसे समझे, अगर आप 100 लोगों के लिए खाना बना रहे हो लेकिन खाने सिर्फ 25 लोग आए तो बाकी खाना और पैसा खराब जाएगा। यही हाल फोर्ड का भी हुआ। अब बात करते हैं प्रोडक्ट पोर्टफोलियो की। भारत का कार बाजार बहुत तेजी से बदलता है।
हर 6 महीने में कोई नया मॉडल, कोई नया फीचर, तकनीक में सुधार, ये सब आम बात है। ग्राहक लगातार नई चीज़ों की उम्मीद करते हैं और कंपनियां भी इस कंपटीशन में आगे रहने के लिए तेजी से बदलाव लाती हैं। Hyundai लगभग हर साल अपने मॉडल्स को अपडेट करती रही। मारुति कम कीमत में फीचर्स देती रही और मार्केट में अपनी पकड़ और मजबूत करती गई। लेकिन फोर्ड नए मॉडल समय पर नहीं ला पाई और न ही अपने मौजूदा मॉडलों को उतनी तेजी से अपडेट कर पाई जितनी मार्केट में ज़रूरत थी। इको स्पोर्ट जब आई तो मार्केट में धूम मचा दी और अपने सेगमेंट की ट्रेंड सेटर बन गई। लेकिन बाद में जब बाकी कंपनियों ने नए मॉडल्स लॉन्च किए और फीचर्स की बाढ़ ला दी, फोर्ड ने इको स्पोर्ट का बड़ा अपडेट नहीं दिया। नतीजा, इको स्पोर्ट धीरे धीरे पीछे छूट गई और मार्केट में अपनी शुरुआती चमक खोने लगी। अब आते हैं फोर्ड की रणनीति पर। फोर्ड कभी लोकल मार्केट को प्राथमिकता देती, कभी एक्सपोर्ट को। उन्होंने महिंद्रा के साथ मिलकर एक इंडिया फोकस एसयूवी बनाने की योजना शुरू की थी, जिससे उन्हें भारतीय जरूरतों के हिसाब से एक किफायती मॉडल मिल सकता था। लेकिन ये साझेदारी टूट गई। इसका प्रभाव फोर्ड पर गंभीर पड़ा। उनके पास भारत के लिए कोई नया मास मार्केट मॉडल तैयार नहीं था। फोर्ड की एक और कमजोरी थी उनका सर्विस और डीलर नेटवर्क। भारत में मारुति का हर 10 से 15 किलोमीटर पर सर्विस सेंटर मिल जाता है। हुंडई भी छोटे शहरों तक पहुंच गई है, लेकिन फोर्ड के पास ऐसा नेटवर्क नहीं था। छोटे शहरों में ग्राहक सोचते थे, अगर गाड़ी सर्विस कराने के लिए 60 से 70 किलोमीटर दूर जाना पड़े तो खरीदना ही क्यों। ये दूरी सिर्फ असुविधा नहीं, बल्कि लोगों के मन में असुरक्षा भी पैदा करती थी। उन्हें डर लगता था कि अगर रास्ते में कोई दिक्कत आ जाए तो मदद मिलने में देर हो सकती है। इस तरह की चिंताओं ने ग्राहक के भरोसे को कमजोर कर दिया और वे खरीदारी से पहले ही फोर्ड को विकल्पों की सूची से हटा देते थे। सीमित नेटवर्क का असर केवल दूरी तक सीमित नहीं था। सर्विस स्लॉट मिलना मुश्किल होता था क्योंकि कम वर्कशॉप्स पर ज्यादा गाड़ियां आती थी। स्पेयर पार्ट्स भी कई बार देर से उपलब्ध होते थे, जिससे सर्विस का समय बढ़ जाता था। जहां मारुति या हिंडई में सर्विस तेज, इजीली और सस्ती थी, वहीं फोर्ड में थोड़ा लंबा इंतजार करना आम बात बन गया था। ग्राहक सोचते थे कि अगर सर्विस में इतना समय लगेगा तो रोजमर्रा की परेशानियों को कौन झेले। इन्हीं कारणों ने फोर्ड की सेकंड हैंड कार वैल्यू पर भी गहरा असर डाला। कम सर्विस नेटवर्क और ज्यादा रखरखाव के कारण खरीदार सेकंड हैंड मार्केट में फोर्ड की गाड़ियां लेने से बचते थे। जब खरीदार कम होते हैं तो कीमत गिरती है, और ये बात भारत जैसे देश में, जहां कार को एक बड़ा निवेश माना जाता है, बहुत मायने रखती है। नतीजा यह हुआ कि फोर्ड की गाड़ियों की रीसेल वैल्यू लगातार गिरती चली गई, और कम रीसेल वैल्यू भारतीय ग्राहकों की नज़र में एक बहुत बड़ा माइनस पॉइंट है। इसके ऊपर भारत का बाजार तेजी से एसयूवीज की तरफ बढ़ रहा था। लोग ऊंची ग्राउंड क्लियरेंस, बड़ी बॉडी, सड़क पर दमदार मौजूदगी और फैमिली फ्रेंडली स्पेस के कारण एसयूवीज की तरफ आकर्षित हो रहे थे। लेकिन फोर्ड इस बड़े बदलाव को समझने में थोड़ी देर कर गई, और यह देरी उनके लिए भारी पड़ गई। उनके पास इको स्पोर्ट जैसी शानदार कॉम्पैक्ट एसयूवी तो थी, लेकिन उसके आगे का पोर्टफोलियो काफी कमजोर साबित हुआ। दूसरे ब्रांड्स लगातार नए एसयूवीज ला रहे थे, कभी लंबी रेंज वाले विकल्प, कभी फीचर पैक्ड मॉडल, कभी कम कीमत वाली वैल्यू फॉर मनी एसयूवीज। लेकिन फोर्ड की लाइनअप कई सालों तक वैसी ही बनी रही। एसयूवी सेगमेंट में ग्राहकों की उम्मीदें भी लगातार बढ़ रही थी। वे सनरूफ, कनेक्टेड कार फीचर्स, बड़े टच स्क्रीन, वेंटिलेटेड सीट्स और एडवांस सेफ्टी टेक्नोलॉजी जैसी चीजें चाहते थे, जबकि फोर्ड कुछ मॉडलों में इन अपडेट्स को समय पर नहीं ला पाई। वहीं इलेक्ट्रिक गाड़ियों की तरफ भी वे देर से मुड़े, जबकि टाटा, एमजी, Hyundai और यहां तक कि कुछ नई कंपनियां भी ईवी लाइनअप में तेजी से निवेश कर रही थी। अगर फोर्ड शुरुआती दौर में ईवी इंडस्ट्री में कदम रख देती तो शायद आज कहानी कुछ और होती और भारत में उनकी वापसी की उम्मीदें और भी मजबूत होती। अब बड़ा सवाल, क्या फोर्ड हमेशा के लिए भारत से चली गई है? इसका जवाब है, पूरी तरह नहीं। फोर्ड अभी भी यहाँ मौजूद है और वे कुछ प्रीमियम गाड़ियां इंपोर्ट कर सकती हैं। भविष्य में फोर्ड वापस बड़े स्तर पर लौटे, ऐसा भी संभव है। लेकिन फिलहाल फोर्ड की वे पॉपुलर कारें जो कभी भारतीय सड़कों पर आम नजर आती थीं, अब सिर्फ याद बनकर रह गई हैं। अगर इस पूरी कहानी को एक वाक्य में कहें तो यही कहेंगे, फोर्ड भारत में असफल नहीं थी। फोर्ड भारत को समय पर समझ नहीं पाई। वह समझ नहीं पाई कि यहाँ लोगों को कम दाम, अधिक माइलेज, आसान सर्विस और लगातार अपडेटेड मॉडल कितने जरूरी लगते हैं। यह समझ की कमी, साथ में भारी पर एक्सेस निवेश, सीमित लाइनअप और बदलते बाजार के साथ खुद को न ढाल पाना, यही सब फोर्ड की भारत से विदाई की असली वजह बनी। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव, दिलचस्प और समझने में आसान लगी होगी। अगर आप फोर्ड के फैन रहे हैं तो कमेंट में ज़रूर बताइए, आपकी सबसे पसंदीदा फोर्ड कार कौन सी थी।
क्या आप चाहते हैं कि फोर्ड वापस भारत आए? अगर हाँ, तो किस नए मॉडल के साथ? वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। आपका समय देने के लिए धन्यवाद।